Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, आज हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम बेसिक कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, आखिरी दो एग्जांपल बेस थ्योरम वाले। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑल दो कुछ बेसिक एग्जांपल्स है वो मैंने नहीं करवाए, वो मैं इलस्ट्रेशन आपको मेंशन करूंगा, आप देख पाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मेजर हमारा 90% 99% वैसे कह सकते हैं पार्ट कवर हो चुका है। अब जो सबसे सॉलिड एग्जाम्पल्स है वो दो एग्जाम्पल्स हमें करने हैं, जिसमें सबसे पहला हम सम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है सम नंबर 40। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन एक अनूठा एग्जाम्पल है जिससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन भी हमारे पास है, वो मेंशन करवा रहा हूं मैं बाद में। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 91 पे आ जाइए। इन अ फैक्ट्री 4000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम आर प्रोड्यूस्ड, देयर आर 3 मशीन्स ए बी एंड सी इन द फैक्ट्री, बी एंड सी प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले है जो प्रोडक्शन हो रहा है 3 मशीन्स से हो रहा है, तो यहाँ पे हम पहले ही सपोज कर देंगे, कंसिडर कर लेंगे कि नोटेशन फिक्स रखते हैं हम, A1 इज इक्वल टू आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ठीक है, तो मशीन ए से आइटम प्रोड्यूस हो रही है, देन A2 हम लिखेंगे आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ठीक है, ये नामकरण करना जरूरी है ताकि फॉर्मेटिंग आपके लिए कॉमन रहे, नोटेशन कॉमन रहे, इस वजह से हम A1 A2 A3 रखते हैं हर एक पार्ट में। 3 मशीन हो तो A1 A2 A3, 2 हो तो नेचुरली A1 and A2 प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। ठीक है, एंड डी कहने वाले हम, तो डी के लिए आपको क्वेश्चन में जाना है, पूरी डिटेल कह रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं, बाद में बोला है एन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ठीक है, तो डी के लिए आपको इवेंट जो अलग बताया गया वो कुछ भी वो अज्यूम करना है, यानी डिफेक्टिव आइटम इज ऑब्टेन। फॉर्मेट इसी तरह से रहता है जैसे लास्ट लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि कोई भी इवेंट होती है स्पेशल, उसके बाद जो बताया जाए। सो इतना काम समझने के बाद अब जो हमें सेंटेंसेस दिए उसका इस्तेमाल हमें करना है। 4000 यूनिट्स ऑफ एन आइटम आर प्रोड्यूस्ड, ओके। उसके बाद हमें बताया गया 3 मशीन यूज हो रहे हैं फैक्ट्री में। बताया कि क्या है नेक्स्ट, बी एंड सी प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो ये जो है पार्ट उसे हम कन्वर्ट करेंगे एज प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी उसे हम कहते हैं A2। ठीक है, एंड सी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, इसे हम कह देंगे रिजल्ट नंबर 1। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आगे बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने पहली प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे और थोड़ी सी अलग तरह से दी है। लास्ट सम जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में उसमें प्रोपोर्शन दिया था, यहाँ पे प्रोपोर्शन की जगह पे उन्होंने हमें कुछ कंडीशन एक दूसरे के फॉर्मेट में दी है। उसके साथ नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूँ, उन्होंने बोला है वाइल मशीन ए प्रोड्यूसेस डबल आइटम्स, मशीन ए ध्यान रखना है प्रोड्यूसेस डबल आइटम्स, देन बी, देन यानी मैं लिखता हूं मशीन बी, यानी मशीन ए जो है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 वो अगर आप सेकेंड मशीन की प्रोबेबिलिटी जो है जितनी भी चीजें बनाती है उससे क्या है, डबल है। ठीक है, तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि आगे हम सम्स देख चुके हैं, 2PA इज इक्वल टू 3PB इज इक्वल टू 4PC, ऐसे पार्ट देते थे हम, K ढूंढ के करते थे आगे सम्स जो हमने लास्ट सेक्शंस में देखे हैं सम। ठीक है, वैसा ही ये फॉर्मेट कुछ होता है, मगर यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा गड़बड़ है। P ऑफ A1 इज इक्वल टू P ऑफ A2 होता तो हम ये तीनों को कंपेयर कर देते। अब यहाँ पे P ऑफ A2 के आगे नंबर है 2, यहाँ पे मुझे अगर 2 मिल जाए तो मैं इक्वेशन में कंपेयर कर सकता हूँ, यानी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 दूसरे इक्वेशन नंबर, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा इक्वेशन बनेगा क्या। ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारा काम बढ़ने वाला है इस सब में, मगर जरूरी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज मिसिंग है। अब फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ो, P ऑफ A1 इज इक्वल टू 2P ऑफ A2, 2P ऑफ A2 इज इक्वल टू 2P ऑफ A3, यानी अगर स्कूल में आप पढ़े हो तो पता है A इज इक्वल टू B हो
बी इज इक्वल टू सी हो तो वी कैन राइट इट एज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, या आपको बोला गया था ए इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही पार्ट हम यूज करने वाले हैं कि ये तीनों को हम कंपेयर करेंगे एंड उसको हम कहेंगे एज अवर के, ठीक है, नया नामकरण भी करेंगे हम। सो सीधा यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी कैन राइट इट एज, जैसे मैं कह चुका हूं, पहला हिस्सा P ऑफ A1 इज इक्वल टू 2P ऑफ A2 एंड इज इक्वल टू 2P ऑफ A3, ठीक है। नाउ कंसिडर या सपोज कह सकते हैं, इनको हम जैसे आगे कन्वर्ट करते थे, यानी सम जो है दो हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा जो अभी हम जनरेट कर रहे हैं, अगर प्रोबेबिलिटीज ना हो इवेंट्स की, जैसे कि हम कह रहे हैं A1 A2 A3 की, तो हमारे लिए काम आगे का मुश्किल है कि मशीन A में से कितनी प्रोडक्ट बनी वो नहीं पता है, तो उसके लिए ये काम हो रहा है। अब कंपेयर करेंगे देयरफॉर P ऑफ A1 विथ K, सॉरी, तो पहला K मिल गया, देन दूसरा हिस्सा विथ K यानी 2 टाइम्स P ऑफ A2 इज इक्वल टू K, ठीक है। तो इसके ऊपर से होगा P ऑफ A2 इज इक्वल टू K/2, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज 0.5K, ठीक है, 1/2 यानी 0.5। एंड द सेम वे P ऑफ A3 इज ऑल्सो K, सो आप उसमें भी ले सकते हो, इसी तरह से डायरेक्टली लिखना चाहो तो भी, बट उतना कोई जल्दी है नहीं तो हम उसे इस तरह से लेंगे, ठीक है। सो 0.5K एंड एज दीज 3 machines प्रोड्यूस आइटम्स इंडिपेंडेंटली, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, रादर हम कहना चाहे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। सो वी नो दैट करके हम इनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। वी नो दैट P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दो मशीन मिला के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दे प्रोड्यूस आइटम्स डिफरेंटली, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग मशीन पे बन रही है, देयरफॉर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो अब K की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो वो K की वैल्यू बस अब कुछ ही क्षणों में हमारी आंखों के सामने आने वाली है वैल्यू। सो दिस इज 0.5 0.5 1 प्लस 1 यानी 2K इज 1। सो K की वैल्यू हमें 1/2 मिली, यानी K की वैल्यू हमें क्या मिली 0.5, और उसके ऊपर से हमें मिलेगा P ऑफ A1 यानी जो K था दैट इज 0.5, P ऑफ A2 जो कि 0.5 K था वो हमें मिलेगा 0.5 इंटू 0.5 यानी 0.25, तो वो मिल गया हमें P ऑफ A2। एंड फाइनली अगर कहे तो P ऑफ A3, उसमें वैसे ना लिखे तो भी चलता है, सेम ही आंसर आता है, P ऑफ A2 एंड P ऑफ A3 आर एग्जैक्टली सेम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 जो है वो भी हमें मिल रहा है 0.25, ठीक है। तो P ऑफ A1 आ चुका है, P ऑफ A2 आ चुका है एंड P ऑफ अब कह सकते हैं A3 भी हमारी आंखों के सामने आ चुका है, ठीक है। तो जो पार्ट मिसिंग था वो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। अब P ऑफ A1 A2 A3 यहाँ तक का पार्ट हमने खाली पढ़ा है। आगे जाते हैं, क्वेश्चन में क्या बताया है उसके बाद, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय A, B एंड C आर 2%, 1%, 3%। यानी अब ये जो सम है वो हमारा नॉर्मल एग्जाम्पल बन चुका है जो हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। आगे जो हमने देखा था वैसा ही ये सम हो चुका है तैयार, ठीक है। सो वो सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा अब जो उन्होंने दिया है हमें। तो क्या दिया है हमें, सो द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स produced by A, B and C are 2%, 1% and 3% respectively, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख ही देता हूँ, बाद में हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ D when A1 has happened 2% यानी 0.02 कहेंगे हम। फिर P ऑफ D, वैसे ये आप टेबल में डायरेक्टली लिखते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं इसलिए समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सम फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए दो हिस्से हम अलग से ही समझा रहे हैं आज इस सब में भी, ठीक है। D when A3 has happened, सो 3% यानी 0.03, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे दोनों हिस्से रेडी है अब, और अब हम इसे रख देंगे हमारे उसी पुराने टेबल के अंदर जो हमें हेल्प करता है। सो P ऑफ A1 यानी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 यानी 0.25, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इज ऑल्सो 0.25, probability of D when A1 has happened it is 0.02, ठीक है। D when A2 has happened तो वो वैल्यू है 0.01,
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन A3 हैज हैपेंड दैट इज 0.03, ठीक है। तो अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। सो पहले जो काम आगे वाले सम्स में ये रेडी थे दोनों हिस्से, उसमें यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन अगेन हुआ। पहली प्रोबेबिलिटी जो हमें ढूंढनी है उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा लगाना पड़ता है। यहाँ पे हमें एक और अभी सम देखेंगे जिसमें फुल टू फटाक एक्स्ट्रा एफर्ट है, ना ये दिया जाएगा ना वो दिया जाएगा, पूरा काम हमें खुद करना होगा। अभी समझाता हूँ मैं आपको। सो अब हमें आगे बढ़ना है। हमारा सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो सम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का काम ही करना है सिंपली हमें। सो कैलकुलेटर जी आ जाइए। आई मीन अभी तो मैं मोबाइल में ही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें सिंपली 0.5 इंटू 0.02, जीरोस का खास ख्याल रखना, एक जीरो आगे पीछे हो गया। एग्जाम्पल पानी में, ठीक है, ठंडी भी ज़्यादा है, पानी अच्छा लगेगा नहीं अभी ठंडी में। सो 0.0025 एंड द फाइनल आंसर तीसरी वैल्यू 0.25 इंटू 0.03, सो 0.0075। अब इनको अब अगर मिलाएं हम, टोटल करें अगर हम, तो जो मिलेगा उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम आइदर फ्रॉम मशीन ए और बी और सी। तो अल्टीमेटली अगर हम टोटल करें तो इसका टोटल हमें मिल रहा है 0.02, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी रेडी हो चुका है। अब फाइनल काम, आखिरी काम, क्वेश्चन के लिए जाना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन में उन्होंने जो दिया है, सेंटेंस होता है वो लिखना है आपको, ठीक है। एन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ये सेंटेंस आपको क्वेश्चन में देखना है। ओवरऑल क्या है तो अगर पूरा क्वेश्चन आ जाता है, आखो रकम आखी अपनी आई जाती हो ऐसे, selected at random and it is found to be defective, then the probability that it comes from machine C, ठीक है। मशीन सी में से वो प्रोडक्ट मिली है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, यानी डिफेक्टिव चीज मिल चुकी है अब, यानी डी नीचे लिखना है। सी यानी हमें उसका सबस्क्रिप्ट यूज करना है 3, सो वी राइट इट एज पी ऑफ A3 इंटरसेक्शन डी, पी ऑफ डी। फिर से आपको याद करा देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं, वैसे पहले सब में डिटेल में समझा है, बाद में A3 इंटरसेक्शन डी यानी यही होता है। फिर भी एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको, आगे वाले लेक्चर्स में हम ये देख ही चुके हैं, ठीक है। तो वी शुड राइट इट एज अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन रूल, जो इवेंट पहले हो वो यहाँ लिखो, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय पी ऑफ डी, ठीक है। तो वो भी मैं आगे वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो इट इज़ नथिंग बट 0.0075 डिवाइडेड बाय 0.02। तो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास डिफेक्टिव है और आपको चेक करना है कि क्या वो मशीन सी में से है। तो उसके लिए आपको जो आंसर मिल रहा है वो होगा 0.375, यानी 37.5% चांसेस है कि डिफेक्टिव आइटम अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो होगी फ्रॉम थर्ड मशीन, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर हो रहा है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर में, जिसमें हमें मौका मिल रहा है कुछ और तूफानी करने का। ऑल्दो उसके अंदर 3 मशीन्स तो नहीं है, 2 मशीन का डेटा है, मगर कोई भी प्रोबेबिलिटी उन्होंने रेडीमेड जानबूझ के दी नहीं है, ठीक है। यानी कैटेगरी वाइज हमने ऑलमोस्ट 6 सम देख लिए हमारे बेस थियरम के, ठीक है, जिसको हम अच्छे से समझ पाए। एक आध सम आ जाता है रेगुलर पेपर स्टाइल में तो दिखता ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो रेडी करना ज़रूरी है। और बड़ा सम ये पूरा ना पूछे तो आगे वाला मैंने जैसे कहा है पी ऑफ डी तक का पार्ट भी वो पूछ सकते हैं, डिफेक्टिव चीज़ें ढूंढने का। तो भी ये टेबल आपको हेल्प करेगा आगे वाले फॉर्मेट में भी। अब देखते हैं सम नंबर 42, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमेस्टर 3 स्टैटिस्टिक्स 3। So there are 7 black and 3 white balls in one bag, 4 black and 6 white balls in another bag। यानी 2 बैग्स दी गई है, उसमें कुछ बॉल्स दिए गए हमें, इट इज ओके। बताया क्या जा रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और डाई इज टॉस्ड। डाई वैसे तो थ्रो किया जाता है,
ओके, डाई इज थ्रोन या टॉस्ड इफ इट शोज नंबर 1 और 2, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की जरूरत है। अब तक तो क्या होता था, बैग हो या अर्न हो, आपको 2 बैग्स दी जाए, 2 अर्न दिए जाए तो आप प्रोबेबिलिटी हम सीधा लिखते थे, P of A1 इज 1/2, P of A2 इज 1/2। मगर यहाँ पे बैग सीधा नहीं सिलेक्ट करनी है 2 बैग में से। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि पहले डाई को टॉस किया गया है, थ्रो किया गया है, उसके बाद कुछ नंबर्स आए तो पहली बैग, अदरवाइज दूसरी बैग। यानी बैग का सिलेक्शन जो है वो डाई के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी प्रोबेबिलिटी के लिए खास ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं यही मेंशन करूंगा यहाँ पे कि कंसीडर करेंगे जो A1 है, इफ, देखो मैं वो सेंटेंस पूरा करता हूं, डाई इज टॉस्ड इफ शोज नंबर 1 और 2, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। ठीक है, इफ 1 और 2 इज ऑब्टेन्ड ऑन अ डाई, देन बैग नंबर 1 इज सिलेक्टेड। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं शॉर्ट में। 2 बॉल्स लिए वो हम बाद में मेंशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूं अदरवाइज कहा गया है उधर। ठीक है, अदरवाइज यानी 3, 4, 5 और 6 इज ऑब्टेन, 3, 4, 5 और 6 इज ऑब्टेन ऑन अ डाई, देन 2 balls आर टेकन फ्रॉम बैग 2, ऐसा बोला है, हम खाली अभी यहाँ पे ले रहे हैं बैग 2 इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो आपको मेन पार्ट यहाँ पे बैग का सिलेक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो डाई के जो नंबर्स है उसके ऊपर। ठीक है, यानी हम यहाँ पे सिंपली कहने वाले हैं P of A1 क्या होगा, आपको 1 मिले या 2 मिले, यानी 2 फेवरेबल केसेस है अपॉन 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, 0.3333। क्यों? क्योंकि 1 मिले तो भी बैग 1 लेना है, 2 मिले तो भी। 2 फेवरेबल केसेस है, डॉट्स होते हैं 6 डाई के ऊपर, 2/6। एंड सिमिलरली अगर मैं P of A2 कहूँ तो वहाँ पे 4 नंबर्स अवेलेबल है, सो आई राइट इट एज 4/6 यानी 2/3, तो 0.6667 होगा इसका प्रोबेबिलिटी का पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला ये नया हिस्सा है कि बैग सीधी सिलेक्ट नहीं करनी है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डाई, डाई के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से हमें काम करना होगा। ठीक है, ओके, उसके बाद जो बताया गया है वो बैग से रिलेटेड पार्ट है। यहाँ पे हम सभी चीज़ें उसी तरह से करेंगे, टेबल में सीधा नहीं लिख पाऊंगा, वैल्यू अलग अलग ढूंढ के फिर टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या कहा गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी 2 बॉल सिलेक्ट करने। अब 2 बॉल्स के कलर, ठीक है, बोथ बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, यानी कलर जो बोला गया है, यानी यहाँ पे अलग से अगर नहीं लिखना है तो मैं D यहीं पे लिख देता हूँ, 2 balls आर ब्लैक। ठीक है, 2 मैं बता ही रहा हूँ, मेंशन कर ही देता हूँ। अब हम बात करते हैं आगे, बैग का वो फॉर्मेट जो है वो मैं यहाँ पे उन्होंने जो डेटा दिया है हमें उसके हिसाब से हम टेबल बना देते हैं। सो इन शॉर्ट जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती थी 2 balls आर सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट बैग सेकंड बैग, वो प्रोबेबिलिटी भी नहीं दी है, वो हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियरली कैलकुलेट करेंगे। हमें उन्होंने ब्लैक बॉल का डेटा और वाइट बॉल का डेटा दिया है, ब्लैक बॉल्स एंड वाइट बॉल्स। ठीक है, सो प्रॉपरली लिखते हैं हम थोड़ा सा। सो तूफानी एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर कह सकते हैं इसे हमारा। सो टोटल जो बॉल्स हमारे पास अवेलेबल है वो भी ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी में। सो पहले के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैग के अंदर हमें उन्होंने बोला हुआ है कि देयर आर 7 ब्लैक एंड 3 वाइट, टोटल होंगे 10। दूसरे बैग के अंदर बताया 4 ब्लैक एंड 6 वाइट, यहाँ पे भी दिए गए 10। ठीक है, तो 2 बॉल सिलेक्ट किए और उनकी प्रोबेबिलिटी, यानी हमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ D व्हेन A1 हैज हैपेंड, इसे हम कह सकते हैं 2 ब्लैक बॉल्स आर टेकन। वो मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हो, लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मेंशन कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि एक तो मेंशन करता हूँ दूसरे में डायरेक्टली लिखते हैं। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लैक बॉल्स, वैसे ऐसे हम आगे कर चुके हैं मगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ना रहे इसलिए मैं लिख रहा हूँ, 2 balls आर सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 1। ठीक है, और बैग 1 की प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले बैग 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 बैग, तो हमें लिखना पड़ेगा A1, उसमें से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। हमारे पास टोटल जो है बॉल्स कितने हैं, पहले ब्लैक में 10
और बॉल्स कितने लेने हैं, 2, यानी ब्लैक लेने हैं। नेचुरली मैं लिखने वाला हूँ 7c2 अपॉन 10c2, 7c2 यानी 7 इंटू 6 अपॉन 2, 7 6 यानी 42/2 यानी 21 होगा, डिवाइडेड बाय 10c2, 10 इंटू 9 40/2 यानी 90/2 यानी कि 45। और इसे हम सीधा ही कन्वर्ट कर देंगे कैलकुलेटर से। थोड़ा सा फायदा रहता है अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट करते हो, आंसर तो सेम ही माना जाता है। 21/45 0.4667। एंड सिमिलरली दूसरा पार्ट आप सीधा ही समझ पाओगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं वो कि 4 बॉल है 10 में से, यानी मैं लिखूंगा 4c2 अपॉन 10c2, 4c2 यानी 6, 10c2 यानी अगेन 45, सो वो होगा 6/45। तो 6/45 हम कर लेते हैं, ठीक है। 6/45 हमें मिल रहा है 0.1333, बहुत सारे थ्रीज हैं, 3 थ्रीज लिखो सफिशिएंट है, 4 डिजिट तक का पार्ट है। सो बस इतना पार्ट नया था, बाकी अब आगे वाला सम जो करते हैं वो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल है क्योंकि दोनों में से कुछ भी पार्ट रेडी नहीं था, तो द लास्ट एग्जाम्पल इसलिए कहा है क्योंकि इसके अंदर हमें बाकी की सभी वैल्यूज खुद ढूंढनी पड़ी, ठीक है। तो अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, 2 ही बैग्स के बारे में डेटा है यहाँ पे। सो P ऑफ A1 जो कि 0.3333 था, है 0.6667, ये A1 A2 की प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है, खास याद रखना है आपको, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ D व्हेन A1 हैज हैपेंड, जो कि हम अभी अभी ढूंढ के लेके आए 0.4667, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D व्हेन A2 हैज हैपेंड, वो हमने ढूंढा 0.1333, ओके। तो अब जो है मल्टीप्लिकेशन का काम खाली बाकी रहा है, आखिरी पार्ट, और फिर मिलेगा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ D। सो P ऑफ A1 इंटू P ऑफ D व्हेन A1 हैज हैपेंड, उसका आंसर A2 इंटू P ऑफ D व्हेन A2 हैज हैपेंड, उसका आंसर, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं आखिर में। सो 0.3333, 4 डिजिट लेना प्लीज, अदरवाइज आंसर वेरी करता है ज़्यादा। 4 डिजिट लेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर बुक के जैसा ही मिलेगा, बुक में अगर डिवाइड करके नहीं दिया है तो भी, ठीक है। देन दूसरा पार्ट 6667 इंटू 0.1333, तो वो है 0.08887 है, आई शुड राइट इट एज 889, ठीक है। 0.0889 प्लस 0.1555 मिला के वो हमें मिल रहा है 0.2444, ठीक है। तो 0.2444 हमारी आंखों के सामने रेडी है। और अब जो है फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में उन्होंने हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में आ जाइए बुक के अंदर पेज नंबर 91 पे कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो दिया क्या है हमें, तो देख लीजिए। उन्होंने बोला है हमें दैट बोथ बॉल्स आर ड्रॉन ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम सेकेंड बैग, ठीक है। इफ 2 balls सिलेक्टेड, मैं थोड़ा सा वर्ड्स चेंज कर रहा हूं, आप सीधा वही लिखोगे तो भी चलेगा। 2 balls सिलेक्टेड आर ब्लैक, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम सेकेंड बैग वर्ड यूज किया है, तो आई शुड राइट द सेम वर्ड्स, सेकेंड बैग, तो सेकेंड बैग, ठीक है। यानी पहले आपको चीज़ें जो है बॉल्स जो है ब्लैक मिल चुकी है, बाद में सेकेंड बैग की बात करें यानी A2, सो वी आर राइटिंग इट एज P ऑफ A2 इंटरसेक्शन D अपॉन P ऑफ D। जैसे कि मैं कह चुका हूँ A2 इंटरसेक्शन D यानी यही होगा, तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 0.0889 डिवाइडेड बाय 0.2444, ठीक है। तो जैसे ही हम डिवाइड करते हैं 0.0889, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो थोड़ा सा तूफानी एग्जांपल था ये, 0.2444, सो 0.3637 जो आंसर मिल रहा है मुझे, 0.3637, ठीक है। बुक के अंदर अगर आप आते हो तो बुक के अंदर उन्होंने जो आंसर लिखा है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4/11 है, सो इट इज ऑलमोस्ट 0.3636, ठीक है। थोड़ा सा एक डिजिट का फर्क लास्ट में आता है, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से है, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ भी डाउट लगे तो नेचुरली फ़ोन कर सकते हो, मैंने बताया हुआ है आपको। होमवर्क के लिए आपके लिए आज जो काम रहता है वो मेजर इलस्ट्रेशंस ही रहेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 33 जो कि हमने आगे सम करवाया अभी, वो प्रोबेबिलिटी ढूंढने वाला वैसा ही है,
उसमें कंडीशन दी है, उसको आप हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके के ढूंढ के करोगे तो भी चलेगा, बुक के हिसाब से करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके अलावा वैसे आगे मैं बता ही चुका हूँ आपको कि इलुस्ट्रेशन नंबर 10, 11 थे। इलुस्ट्रेशन नंबर 10 खास आप फिर से देख लेना एक बार, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी है पहले पार्ट की, ठीक है। तो वो पार्ट आपको सोचना पड़ेगा, वो तो सीधा वो लोग तो टेबल लिखते हैं, ओनली डी आता है। हमें इलुस्ट्रेशन में दिया है वैसा नहीं करना है, सपोज करो प्रॉपरली जिस तरह से हम पूरा सम करते हैं उस तरह से, ठीक है। एंड उसके अलावा बहुत छोटे छोटे सम्स अंदर दिए गए आपको, वो आप ऑब्जर्व कर पाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। बाकी जो मेजर में आपको टिक करवा चुका हूँ मोस्ट IMP एग्जाम्पल्स, वो तो आपको करना ही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा काम जो है चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क के लिहाज से भी ज़्यादातर कुछ काम बाकी रहा नहीं है, मैंने सभी सम्स ओवरऑल कवर कर ही लिए। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि क्वेश्चन है तो यू कैन श्योरली आस्क मी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सेमेस्टर 3 स्टैटिस्टिक्स 3 के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। इलुस्ट्रेशंस देखना है, रेडी करो सब कुछ काम परफेक्टली, सभी के सभी यूनिट्स रेडी करो, ऑप्शन निकालने का ट्राई पहले मत करना, ठीक है। सब कुछ तैयार करोगे तो पेपर में अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप छोड़ सकोगे, तो ऑप्शन का मीनिंग आपको पता चलेगा। अदरवाइज आधे यूनिट करोगे, आधे नहीं करोगे, 2 यूनिट करके गए, 3 करके गए और एक आध क्वेश्चन उसमें से भी ट्विस्टेड आ गया तो फिर मार्क्स चले जाएंगे। 4 यूनिट करके जाते हो तो फिर आपको फायदा रहता है कि कुछ डाउटफुल है तो छोड़ो, दूसरा भी आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का काम रखने वाले हैं हम। सेमेस्टर 3 का आखिरी लेक्चर था आज, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय माता जी एंड थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.